हेलो बच्चों, आज हम मानव उत्सर्जन तंत्र में वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था। मानव उत्सर्जन तंत्र किस किस से मिलकर बना था? एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग से मिलकर बना था। उसमें आपको वृक्क की संरचना में बताया था कि वृक्क के दो भाग होते हैं। बाहरी भाग को क्या कहा गया था? कॉर्टेक्स, और आंतरिक भाग को क्या कहा गया था? मध्यांश या मेडुला। मध्यांश में छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं, लगभग 15 से 20 लाख नलिकाएं होती हैं, जिनको हम वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं, और यही उत्सर्जन की क्या है? मुख्य इकाई है। तो आज हम वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन करेंगे। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये किसका है? वृक्काणु या नेफ्रॉन का। वृक्काणु या नेफ्रॉन की जो संरचना है, उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, बोमेन संपुट और वृक्क नलिका। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये क्या है? बोमेन संपुट। नेफ्रॉन का जो प्रारंभिक भाग होता है, वो एक प्याले नुमा संरचना के समान होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहा जाता है। इसके अंदर जो रुधिर केशिकाएं होती हैं या ब्लड कैपिलरीज, इनका क्या होता है? गुच्छ या जाल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस में ही रुधिर का क्या होता है? निस्पंदन होता है। तो 2 भाग बोमेन संपुट, प्याले नुमा संरचना है, और इसमें जो रुधिर केशिकाओं का जो गुच्छ होता है या बंच ऑफ कैपिलरीज, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इस ग्लोमेरुलस में रुधिर का क्या होता है? निस्पंदन होता है। दूसरा जो भाग है वो क्या है? वृक्क नलिका। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप भाग दिख रहा है, वो क्या कहलाती हैं? वृक्क नलिकाएँ कहलाती हैं। वृक्क नलिकाएँ बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट के निचले हिस्से से शुरू होती हैं। इनको कितने भागों में बांटा गया है? वृक्क नलिकाओं को 3 भागों में, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। इन वृक्क नलिकाओं में पुनरावशोषण का कार्य होता है। पुनरावशोषण का कार्य क्या होता है कि रुधिर का जब निस्पंदन होता है, तो बहुत सारे उपयोगी पदार्थ छनकर किस में आ जाते हैं? बोमेन संपुट में आते हैं। और वे उपयोगी पदार्थ कौन कौन से हैं? जैसे है ग्लूकोज, यूरिया, एमिनो अम्ल, लवण, ये सब छन करके आते हैं साथ में। तो इसमें से ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण, ये सब क्या होते हैं? उपयोगी पदार्थ होते हैं। तो ये वृक्क नलिकाएं जो होती हैं, जब इसमें से गुजरता है ये द्रव या यूरिन, तो इसमें से यूरिन में से जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, उनके पुनरावशोषण का जो कार्य है, वो कौन करती हैं? वृक्क नलिकाएं करती हैं। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेलने लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका में अलग अलग पदार्थों का क्या होता है? अवशोषण होता है। बाद में ये दूरस्थ जो नलिका है, वो किसके अंदर खुलती है? संग्रह वाहिनी में। अब संग्रह वाहिनी किस में खुलती है? मूत्रवाहिनी में। मूत्रवाहिनी मूत्राशय में, और मूत्राशय मूत्र मार्ग के अंदर खुलता है। तो ये तो था आपकी वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके मूत्र का निर्माण। मूत्र का निर्माण कैसे होता है? तो मूत्र का जो निर्माण है वो 3 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में पूरा होता है? 3 चरणों में। पहला है निस्पंदन, दूसरा है पुनः अवशोषण, और तीसरा है स्त्रवण। तो निस्पंदन, अभी मैंने आपको बताया था कि ये 2 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं हैं, अभिवाही रुधिर धमनी और अपवाही। अभिवाही जो रुधिर धमनी है, वो रुधिर को लेकर के कहाँ पर आती है? ग्लोमेरुलस में। और अपवाही धमनी रुधिर में से ग्लूकोज, यूरिया, लवण आदि छन जाता है, तो वापस अपवाही धमनी उसको शरीर के अंदर रुधिर में ले जाती है। तो अभिवाही धमनी के द्वारा रुधिर किस में आता है? ग्लोमेरुलस में आता है। अभिवाही धमनी पर दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने से रुधिर का क्या होता है? निस्पंदन होता है। और निस्पंदन होने से रुधिर में से ग्लूकोज, यूरिया, एमिनो अम्ल, लवण, जल, ये सब छनकर किस में आ जाते हैं? बोमेन संपुट में आ जाते हैं। तो ये जो कार्य है वो क्या कहलाता है? निस्पंदन कहलाता है। और हमारे जो वृक्क हैं, वो 1000 से 1200 मिलीमीटर रक्त का निस्पंदन करते हैं प्रति मिनट।
इतने ज़्यादा रक्त का क्या होता है, निस्पंदन होता है, रक्त में से छनकर पदार्थ किस में आते हैं, बोमेन संपुट में। अब दूसरा पॉइंट है पुनरावशोषण। अब ये जो सारे पदार्थ हैं, ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो अम्ल, लवण, जल, ये सब छनकर किस में आ जाते हैं, वृक्क नलिकाओं में आते हैं। वृक्क नलिकाओं में से उपयोगी पदार्थों का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण। क्योंकि जब ये छनकर के बोमेन संपुट में आता है तो हम इसको मूत्र नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे उपयोगी पदार्थ क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। अब ये उपयोगी पदार्थ वृक्क नलिकाओं में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। यहाँ पर इसका क्या कर लिया जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। यानी उपयोगी पदार्थ क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो शेष अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे यूरिया है, जल है, वे अन्य कोई पदार्थ हैं, वो किसके अंदर आ जाते हैं, संग्रह वाहिनी में। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है या तीसरा पॉइंट है वो है स्त्रवण। अब ये किस में आ जाते हैं, संग्रह वाहिनी में आ जाते हैं। संग्रह वाहिनी से मूत्र वाहिनी में, मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में। मूत्राशय में मूत्र क्या रहता है, संग्रहित रहता है और फिर पेशीय संकुचन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थी हमारे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। अब नेक्स्ट है आपके उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य अंग। ये तो हमारे शरीर में उत्सर्जन का जो मुख्य अंग है वो तो क्या है, वृक्क है या किडनी। लेकिन इसके अलावा कौन से अंग उत्सर्जन का प्रमुख कार्य करते हैं? पहला है फुफ्फुस। फुफ्फुस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट है यकृत। यकृत में आपको बताया था कि यकृत जो होती है, यकृत में ही अमोनिया किस में परिवर्तित होता है, यूरिया में। इसके अलावा ये बिलीरुबिन, स्टेरॉइड्स व कई प्रकार के अन्य जो हार्मोन है, स्टेरॉइड्स हार्मोन, उनको शरीर से क्या करती हैं, निष्कासित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है त्वचा। त्वचा में पसीने के रूप में से हानिकारक या उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, जिसमें लवण है, लैक्टिक अम्ल है या अतिरिक्त जो जल है। तो वृक्क के अलावा फुफ्फुस, यकृत और त्वचा भी हमारे शरीर में उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो इस तरह से आज हमारा चौथा जो प्रक्रम है, मानव उत्सर्जन तंत्र, पूरा हो गया है। आपको होमवर्क में नेफ्रॉन का चित्र बनाकर उसके भागों का वर्णन करना है और क्वेश्चन नंबर 2 है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। थैंक यू।